अचानक से एक बुरा सपना देखकर मैं चौंक के उठा। मुझे लगा कि शायद मुझे लाश को एक बार देख के आना चाहिए। वो लगभग दोपहर के 2 बजे का वक्त था। कब्रिस्तान में जिस लाश को मैंने गाड़ा था उसी का जायज़ा लेने के लिए मैं वहाँ पहुँचा। चारों तरफ शांत माहौल था, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने उस जगह को खोदना शुरू किया जहाँ मैंने लाश को गाड़ा था, पर तभी मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं एक पल को रुक के चारों तरफ देखने लगा, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। शायद वो मेरा भ्रम था। मैंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया जिसके लिए मैं यहाँ आया था। अब तक सब कुछ मेरी सोच के हिसाब से ही चल रहा था, पर खुदाई खत्म होते ही रघुवीर की बात सच निकली। लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन अब भी वहाँ मौजूद था जिसे मैंने लाश के साथ गाड़ दिया था। मैं उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उठ नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया तभी ज़मीन से एक हाथ निकला जिसने मेरी गर्दन कस के पकड़ ली। किसी तरह उस हाथ को अपनी गर्दन से छुड़ाकर मैं वहाँ से मोबाइल लेकर भागा। आप यही सोच रहे होंगे कि कौन है वो जिसकी लाश को मैंने गाड़ा है, और आखिर रघुवीर की बात सच कैसे हो गई। हर सवाल का जवाब मिलेगा। असल में ये कहानी आज दोपहर में 2 बजे नहीं बल्कि 4 दिन पहले रात में 2 बजे शुरू हुई थी। उस समय कड़कती हुई धूप नहीं, गरजते हुए बादल थे। लाश गाड़ने के लिए हाथ में हथियार नहीं, कहानी लिखने के लिए हाथ में पेन था। चलिए ले चलता हूँ आपको उस अंधेरी रात की तरफ जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। उन दिनों मैं शहर में जॉब किया करता था। कहानियाँ लिखने और पढ़ने का मुझे बचपन से ही शौक़ था, इसलिए मैं शहर से बहुत दूर ऐसी जगह पर रहता था जहाँ आसपास कोई भी गांव या कस्बा नहीं था। अक्सर मैं छुट्टी के दिनों में देर रात तक कहानियाँ लिखा करता था। उस रात भी मैं कहानी ही लिख रहा था। कहानी के कुछ किरदारों को लेकर मैं थोड़ा सोचने लगा, पर तभी अचानक लाइट भाग गई। मैंने अपने पास में रखी मोमबत्ती जलाई और फिर थोड़ा बहुत काम करके मैं टेबल पर ही सो गया। अभी सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि मुझे एकदम किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मोमबत्ती बुझाकर मैं उठा और पास जाकर देखा तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से खिड़कियों के पास रखा हुआ बॉक्स नीचे गिर गया था। मैंने खिड़कियां बंद की और बॉक्स को टेबल पर रख दिया। लाइट वापस आ चुकी थी, इसीलिए मैं फिर से कहानी लिखने में जुट गया। उसी वक्त मुझे थोड़ी सी प्यास लगी और मैं बोतल उठाकर उससे पानी पीने लगा। मैं पानी पी ही रहा था कि कोई खिड़की के पास बहुत तेज़ी से गुजरा। मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में पूछा, कौन है, कौन है वहाँ? मैं उठा और मैंने सीधा जाकर दरवाज़ा खोला, पर दरवाजे के बाहर भी कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे एक बार को हैरानी हुई कि ये अचानक हुआ क्या था, पर मैं वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया और सब कुछ भुलाने की कोशिश में मैं फिर से थोड़ी देर के लिए सो गया। लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही मुझे किसी के दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। गहरी नींद में होने की वजह से मैं थोड़ा सा उठा और फिर सो गया। कुछ देरी के बाद किसी के बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। इस बार मैं उठने के लिए मजबूर हो गया। मैं सीधा दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर जब मैंने बाहर देखा तो इस बार भी वहाँ कोई नहीं था। मैं फिर अंदर आ गया और काफ़ी जल्दबाजी में मैंने गेट बंद किया। मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी मुझे दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मैंने वापस जाकर दरवाजे को तुरंत खोला। दरवाज़ा खोलकर जब मैंने बाहर देखा तो चादर ओढ़े हुए एक शख्स अचानक से मेरी ओर गिरा। मैंने उसे धीरे से लिटाया और हल्के से पूछा, कौन है आप? उसके चेहरे और शरीर पर किसी खूंखार हथियार से किए गए प्रहार के निशान थे, इसीलिए वो चादर ढके हुए था। जब मैंने उसके पास जाकर देखा तो मुझे एहसास हुआ
कि उसकी सांसें रुक चुकी थी और वो मर गया था। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए और मैं सिर पकड़ के बैठ गया। काफ़ी देर तक वहीं बैठे हुए मैं यही सोचता रह गया, आखिर ये हुआ क्या है। मुझे उस समय कुछ भी नहीं सूझा और बिना सोचे समझे मैं उसकी लाश को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने मिट्टी खोदनी शुरू की और उसकी लाश को वहीं गाड़ दिया। उसकी लाश को गाड़कर मैं फ़ौरन वहाँ से निकल गया। मैं सीधा अपने कमरे पर पहुँचा। मैं उस समय सच में बहुत परेशान था, पर तभी अचानक मुझे याद आया कि जिस शख्स को मैंने गाड़ा है उसकी जेब से मुझे एक छोटी सी चिट मिली थी। मैंने तेज़ी से उस चिट को निकालकर खोला और देखा तो उस पर एक नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने तुरंत उस फ़ोन नंबर पर कॉल किया, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 3-4 बार और कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो आखिरी बार प्रयास करके देखता हूँ। इस बार दूसरी तरफ से किसी शख्स ने फ़ोन उठा लिया। मैंने पूछा, क्या ये दुष्यंत कुमार का नंबर है? वहाँ से आवाज़ आई, दुष्यंत कुमार को तो अब कोई फ़ोन नहीं मिलाता है। मैंने पूछा, क्यों? दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, दुष्यंत कुमार को मरे हुए तो 5 साल बीत चुके हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद 4 दिनों तक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही।